तो बच्चों अब हम अपना जो चैप्टर है 7th चैप्टर उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने एक वीडियो इसका सेंड कर चुकी हूँ जिसमें मैं मोशन के बारे में बात कर चुकी, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका क्या नाम है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास जैसे कि नाम से भी पता चल रहा होगा कि एक कंप्लीट बॉडी का जो मास है उसका सेंटर, अब वो सेंटर से मतलब क्या है कि इस पूरी बॉडी का मास उस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो सेंटर आपका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। मीन्स द पॉइंट एट विच ऑल द मास ऑफ ऑल होल द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। होल ऑफ द बॉडी जो मास है, पूरा बॉडी का जो मास है वो आपका एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं अभी यहाँ पे जैसे इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूँ, पेन के सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहेगा। अभी चाहे रेस्ट में, चाहे यहाँ पे से मैं मोशन में ले जा रही हूँ, इधर से उधर कर रही हूँ, ठीक है, तब भी सेंटर ऑफ मास जो है जो बॉडी है उसका स्टेट पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेदर इट इज़ इन रेस्ट और इन एक्सेलरेटेड मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन, वट एवर इज द स्टेट इज। ठीक है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट थिंग कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं लेकिन, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है? अब जैसे अगर मैं सेंटर, मैंने अभी बात की थी होल मास इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द पॉइंट, तो अगर मैं इस पेन की बात करूँ, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैं अगर ऐसे पता करना चाहूँ तो हम ऐसे खेलते होते हैं कि बैलेंस देखते हैं कहाँ पे होता है ये, है ना, तो ऐसे करते होते हैं। अभी ये नहीं हो रहा ना, अभी गिर रहा है एक साइड, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सेंटर की तरफ जाती हूँ और देखो एक जगह ही मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया, तो सेंटर ऑफ मास हमारा यहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे पता करते हैं, मतलब जहाँ बैलेंस हो रहा है इट मीन्स वहीं सेंटर ऑफ मास है। क्यों? क्योंकि उस बॉडी का होल मास उस पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अब होल मास कॉन्सेंट्रेटेड से मतलब है कि अगर जैसे मैंने मान लिया कोई बॉडी है, मान लिया ये बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो अब इसमें सेंटर ऑफ, इसमें M1 M2 M3 मतलब टोटल जो भी पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे जो मास होगा ना उस सबका सम यही होगा। जैसे अगर मैं मानूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि दो ही पार्टिकल्स हैं, एक M1 एक M2, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा ना, एक मैंने मान लिया 2 kg मास है, एक है 3 kg मास। ठीक है, अब अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि दो ही पार्टिकल हैं 2 kg और 3 kg, तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम पता करें तो सेंटर ऑफ मास पे हमें जो मास ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, उस पर हम मास कहेंगे कि 3 kg प्लस 2 kg, यानी कि आपका 5 kg आपका मास है। तो यहाँ पे हम जो मास ऑब्टेन करेंगे, मतलब मास हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास पे हमारा होल मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो मास हम जो गेट करते हैं वो होता है टोटल मास, यानी कि 5 kg आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आता है कि उस सेंटर ऑफ मास की कंडीशन आती है कि वहाँ पे हमें मास का ज़रूरत पड़े, तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास की बात करें, अगर हमारे पास नॉर्मल एक ऐसे फिगर्स होते हैं सिमेट्रिकल, मतलब कि जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का होता है बिल्कुल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके अलावा अगर स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसका बिल्कुल सेंटर पर होगा, बिल्कुल होल के सेंटर पे ना। अगर हम कहें एक रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऐसे ही मिडिल पे होगा, रेक्टेंगल है इस तरीके से, तो ये बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे। अब ये तो नॉर्मल आपकी सिलिंड्रिकल बॉडीज़ हो, मतलब एक सिमेट्रिकल बॉडीज़ हो गई, उनका सेंटर ऑफ मास हम बता रहे हैं, लेकिन हर बॉडी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिमेट्रिकल हो, है ना, तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे? ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि एक या दो पार्टिकल हो, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो अब कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं तो वो हम आप देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया कितने मतलब हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है जिसमें कि n पार्टिकल्स हैं, सिस्टम हैज़ n पार्टिकल्स,
एंड वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। अब n पार्टिकल्स है, हमने मान लिया कि n पार्टिकल्स का जो मास है वो m1 m2 m3 से mn तक है, ठीक है। ऐसे ही उनकी जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, मान लिया r1 r2 r3 इस तरीके से है, ठीक है। तो समय जो हमारा जो सेंटर ऑफ मास आता है, सेंटर ऑफ मास को cm से शो किया हुआ है NCERT में, और cm से शो करते हैं। इसके अलावा COM से भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है ये, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे शो कर रहे हैं, लेकिन ये या CM ही होता है मोस्ट आपके NCERT में ये है, इसलिए आप NCERT वाला CM ही यूज़ करके चलिएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या होता है सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, m1 r1। अब जैसे मैं इसको ड्रॉ करके आपको शो करती हूँ कि जैसे मान लिया एक सिस्टम है जिसमें कि आपके पार्टिकल्स m1 है जो कि r1 पोजीशन वेक्टर है उसका, हाँ जी। एक ये मैंने मान लिया r2, ये यहाँ पे कोई है मास m3, इस तरीके से हम मतलब mn तक, ठीक है। ये r3, ये rn, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए m1 r1, ठीक है, इस प्लस दूसरे पार्टिकल को हम सम करेंगे m2 r2 प्लस m3 r3, ठीक है, प्लस ऐसे ही सभी पार्टिकल्स का r मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स mn rn अपॉन होल सम ऑफ मतलब कंप्लीट समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, मास ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डेश n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका RCM, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। अब मैं ये जो RCM लिख रही हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये पोजीशन शो कर रहा है R से, ठीक है। अब पोजीशन को तो हम जैसे कि अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की मतलब इस मास की बात करूँ तो इसकी पोजीशन R1 से हमने जो शो की है, लेकिन ये x एक्सिस में भी कहीं होगा, y एक्सिस में भी कहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही इसको भी RCM को भी हम जो है ऐसे लिख सकते हैं कि RCM अगर हमारा x एक्सिस में देखा जाएगा तो x एक्सिस में क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस इस तरीके से, ठीक है, हो mn xn और m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरीके से mn, ठीक है। ऐसे अगर हम y वाला इसका कोऑर्डिनेट देखना चाहें, अब इसके x y जो कोऑर्डिनेट होंगे, हो सकता है z भी हो, ठीक है। तो हम अगर x y z कोऑर्डिनेट देखना चाहेंगे अपना सिस्टम का तो क्या करेंगे, इस तरीके से। ऐसे y वाला देखना चाहेंगे कोऑर्डिनेट तो m1 दैट y1 प्लस m2 y2 प्लस ऐसे ही mn yn अपॉन y m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरीके से mn, ठीक है। अब अगर z वाला सिमिलरली हम z वाला लिख सकते हैं, z कोऑर्डिनेट जो आएगा आपका m1 z1 प्लस m2 z2 और इस तरीके से mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस इस तरीके से mn, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हमारे इस तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो है CM निकालना, CM सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमें जैसे हम इसको लिख रहे हैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इस तरीके से, है ना। तो इसको हम समेशन में भी तो लिख सकते हैं, समेशन अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो समेशन ऑफ mi ri वेयर i इक्वल्स टू 1 to n, और नीचे आ जाएगा समेशन mi i इक्वल्स टू 1 to n, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस के फॉर्म मतलब कोऑर्डिनेट्स भी इसके शो करे हुए हैं, जैसे कि एक्स हम निकालेंगे m1 इस तरीके से समेशन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इनका mi xi और इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब
ठीक है, चलिए अब हम अब जैसे हमें अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जैसे इनका निकाला है, अगर हम टू का निकालें तो कैसे निकालेंगे? सिमिलर जैसे हमने उसकी बात की थी, टू अगर मासेस है तो जैसे मान लिया हमारा जो m1 मास है वो आपका जो है x, वो r1 पोजीशन वेक्टर है इसका, और इसका r2 है। हमने मान लिया जो सेंटर ऑफ मास होगा इन बिटवीन, अब ये जो लाइन ज्वाइन होगी इन दोनों पार्टिकल्स का यही होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास। अगर दो पार्टिकल इतना दूरी पर है तो सेंटर ऑफ मास इनका कहाँ आएगा? इधर ही आएगा, इन बिटवीन दैम कहीं भी। तो हमने मान लिया सी है, और उसका हमने मान लिया आर सी एम है वेक्टर, मतलब जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो हम आर सी एम जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वही जैसा हमने पहले किया, आर सी एम इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आपका अगर मास दोनों का सेम हो, मतलब m1 और m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m है, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा इसमें आप m प्लस m2m और ये m है ना, क्या आ जाएगा आपके पास? देखें हम, तो अगर दोनों का मासेस अगर इक्वल है तो क्या आ जाएगा? आर सी एम इक्वल्स टू हो जाएगा m r1 प्लस m r2 अपॉन m प्लस m। तो हो जाएगा m कॉमन हो जाएगा, r1 प्लस r2 और नीचे आ गया 2m, ठीक है, m से m कैंसिल, क्या आ गया? r1 प्लस r2 बाई 2, यानी कि मिडिल पर, मतलब इनका जो r1 प्लस r2 और सेंटर पर आ जाएगा, यानी कि अगर दोनों का मासेस इक्वल है तो, है ना, हाफ मीन्स हाफ पॉइंट, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में, है ना, दो मतलब मासेस के बीच में, ठीक है। अब अगर x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हों इनके पोजीशन वेक्टर जो हम शो कर रहे हैं, तो अगर ये काम होगा तो हम क्या है, इसके इस वाली टर्म्स में रख देंगे और एक्स वाई निकाल लेंगे अपने कंपोनेंट्स, है ना। तो जैसे एक्स सी हम निकालेंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेने वाले हैं कि सबसे पहले इसको ले लेते हैं, इससे फिर हम क्वेश्चंस, चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चंस, अब जैसे मैंने NCERT के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे कि सेंटर ऑफ, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका हमें जो है उसमें हमें सेंटर ऑफ मास बताना है, और वर्टिसेस पर जो है मासेस 100, 150 ग्राम और 200 ग्राम, ये सारे मतलब इतना रखा हुआ है मासेस, और साइड बताई हुई है इतने हैं, 0.5 मीटर लॉन्ग साइड्स हैं। तो जहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है वहाँ से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, पहले मैं समझाऊंगा आपको एक चीज़। जैसे मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लिया मैं इसको इस तरीके से ले लेती हूँ यहाँ पे पेज पे, है ना। तो जैसे मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, अब जैसे वहाँ पे मासेस अलग अलग थे ना, तो मासेस अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक मास ले लिया m, एक मैंने ले लिया 2m, ठीक है। मान लिया मुझे यहाँ से दूरी ऐसा कोई, मतलब हम क्या है, कहाँ से लेना है हमें सेंटर ऑफ मास, हमने मान लिया यहाँ से, ठीक है। हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, हमने मान लिया ओरिजिन से हम लेना चाह रहे हैं, और ये एक्स एक्सेस पर है, मान लिया, ठीक है। मान लिया ये इसकी जो पोजीशन है मैंने मान ली 10 है, इसकी आपकी पोजीशन मैंने मान ली 50 है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट्स यानी कि। तो अगर मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास इन केस में, तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ही है तो मैं डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, है ना। क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा, जो कि m1 क्या है आपका, x1 क्या है, x1 यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम उसकी पोजीशन को ऑब्टेन कर रहे हैं, यहाँ से कितना दूरी है, 1 है ना। एक्स एक्सेस में देखेंगे ना तो 1 है, इंटू 1 मतलब लिख दूँ, प्लस m2 यानी कि 2m इंटू x2 यहाँ से कितनी दूरी है, ये 50 है, यानी कि 5 है, ठीक है। m1 प्लस m2 यानी कि 3m मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, तो आ जाएगा ये 1m प्लस 5 to 10m होल अपॉन 3m, यानी कि आ गया 11m अपॉन 3m, और ये हो गया 11 अपॉन 3
इट मीन्स आपका ये आ गया 3 3 9 पॉइंट 3 6 18 पॉइंट दिस, ऐसा कुछ है ना। अब एक्स यानी कि एक्स एक्सेस से वो यहाँ कहीं, ये तो हो गया 1 लगभग, जैसे मान लें 2 यहाँ हो गया जो भी है कोऑर्डिनेट्स, तो जहाँ आपका क्या हो गया एक्स एक्सेस 3 पॉइंट, या मैं इसको बेटर होता है ऐसे केसेस में 11/3 0 है ना, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक तो तरीका ये है कि ओरिजिन हमारा यहाँ बाहर होता है ना, तो हम ऐसे सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। अब एक मैं केस बता रही हूँ कि अगर मैं एक मास को ही सेंटर ऑफ मास ले लूँ, मतलब सेंटर ऑफ मास ना लेके मतलब ओरिजिन मान लूँ मैं कि यहीं से ऑब्टेन करूँ कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो क्या होगा, मैं अगर मास इसको लेके चलूँ, मुझे यहाँ से पता करनी है, मैं इसी क्वेश्चन को लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो इसी फॉर्मूले को मैं अब कैसे लिख दूँगी, देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ही है हमारे पास, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका जाएगा m1 यानी कि m इंटू x1। x1 कितना है, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से हो जाएगी, अब इस केस में 0 0। ठीक है, और इसकी यहाँ से 1 थी ना, तो अब यहाँ से ये हो जाएगी 4 0 रह जाएगी, है ना। मतलब ये 1 थी तो मैंने अब इस दर से हटा दिया ना ये पार्ट, तो ये हो गई 1, ये तो हो गई 0 0, मैं ओरिजिन ले रही हूँ अब इसी को, तो हाँ ये हो गई 4 0, क्योंकि ये पूरा 5 था, ये 1 मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया m इंटू 0 प्लस ये हो गई m2 यानी कि 2m इंटू x2 कितना है यहाँ से, इसकी दूरी 4 है। ठीक है, होल अपॉन, अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी, इसको मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूँगी, और इसके बीच में जो डिस्टेंस कितनी थी, ये है 5 था यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 था, और मतलब इन दोनों के बीच में 4 की डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिख दूँ यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब हमारा ये तो 0 हो गया, क्या आ गया 4 2 8m। ठीक है, 8m अपॉन 4। हाँ, और इसमें हमारा, इसमें कुछ गड़बड़ करी क्या हमने बच्चों, m1 इंटू दिस और 2m इंटू इसकी डिस्टेंस थी 5 ली थी मैंने, तो यहाँ से m1 इंटू x1 इंटू m2 इंटू x प्लस m2 इंटू x2 हो गया। ठीक है, हाँ, तो 5 2 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11m अपॉन 3m ही आया। यहाँ वाला केस भी यही आना है बेटा, देखते हैं एक बार, मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी। तो m1 यानी कि m1 इंटू x1 यानी कि 0 है। यहाँ से अब जो दूरी रह गई इसकी वो 4, एक ये थी, ये हो गई 4। ठीक है, डिस्टेंस 4 ही रह गई, तो 2m इंटू 4, तो 2m इंटू 4 2 8m अपॉन, अरे हाँ मैं ये इसको क्या लिख रही हूँ, मैं लिखूँगी m1 यानी कि m प्लस 2m यानी कि ये है ना, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, तो कितना आ गया 8m अपॉन 3m, m से m कैंसिल, 8 अपॉन 3। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 3 2 6 है ना, 20 आ गया, 6 6 6 6 ऐसा कुछ केस है ना, तो ये यही तो केस आ गया। 1 हटाएंगे तो ये कौन सा पॉइंट आएगा, अगर हम 1 हटाएंगे तो ये 8/3 सेम नंबर ही तो आ रहा है ना, 1 माइनस कर देंगे इसमें से तो 2.66 ही तो आएगा, है ना। इट मीन्स आपका जो मतलब मेरा शायद इधर से हाथ अट गया था, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट जब निकाल रही थी m1 इंटू x2, मतलब m1 इंटू x1 0 था, इंटू प्लस m2 इंटू x2 यानी कि 4, यहाँ से दूरी ऑरिजिन से ले रहे हैं ना, ये ऑरिजिन है, अब प्लस m1 इंटू m2 करा और ये चीज़ आ गई। अब देखो 1 का ही तो डिस्टेंस आया, मीन्स हमारा जो पोजीशन है यहाँ से 2.66 डिस्टेंस पर आएगा, है ना, समझ गए, यानी कि 2.66 पर 0, और ये वाला था 3.66 0 पर। तो ये जो तरीका है ये भी एक तरीका हम मतलब ध्यान में रखेंगे।
अब करते हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, जो कि आपका कौन सा था, बुक वाला। ठीक है, बुक में आपका दिया हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, है ना, ये वाला जो केस करे थे। तो इसमें क्या माना कि हम एक मास को ही हमने ऑरिजिन वाला केस लेके चल दिया कि हम यहीं से अब डिस्टेंस मेज़र करने वाले हैं। ठीक है, ऑरिजिन पर मान लिया एक मास को, तो अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो वही सेम केस करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं कि जैसा हमें पता है हम क्या करने वाले हैं। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स वाई एक्सेस में ही है, तो जेड का तो बात करेंगे नहीं हम। ठीक है, तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मैंने जैसे एक्स निकालना है, क्या आएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, यही निकल के आने वाला है। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, और मैं बुक थोड़ा सा सामने रहे आपके कोशिश करती हूँ। चलिए, तो m1 आपका क्या है, m1 है आपका 100, x1 क्या है, लेकिन ऑरिजिन पर है, तो मैंने मान लिया इसको m1, इसको m2, इसको m3। ठीक है, m1 m2 m3 ऐसा करते हैं हम, ये दोनों को कम ज़्यादा ऐसे ले लेते हैं, m1 m2 m3 ऐसे ले लेता है ना, कुछ भी ले लो वैसे तो। ठीक है, तो इंटू 0 प्लस m2 आपका 150 इंटू x2 डिस्टेंस कितने हैं, अभी इसने बोला था 0.5 मीटर लॉन्ग है, तो ये तो पूरा लॉन्ग 0.5 मीटर लॉन्ग ही होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये हो जाएगा इसका आधा 0.025, मतलब 0.250। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर, तो ये पोजीशन क्या होगी, वाई एक्सिस में, मतलब ये हो गया 0.25। ठीक है, ये हो गई आपकी जो है 0.5, ये आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, या आप ये वाला केस लगा लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये है 0. ये हो गया 0.250। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 60 डिग्री होता है ना, सारे एंगल 60 डिग्री के तो होते हैं। तो आप परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन लगा सकते हैं, tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और परपेंडिकुलर क्या है, हमें जो निकालना है, ये पोजीशन कितने होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 0.25, tan 60 होता है आपका tan 60 साइन थीटा, मुझे इसका 1/√3 नहीं √3 होगा। ठीक है, √3 होगा, तो एक बार कंफर्म करते हैं, √3 होता है, √3 होता है। ठीक, हाँ, तो ये हो जाएगा √3, और ये बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 इक्वल्स टू पी। कैसे भी निकाल लो, आपको चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, चाहे इससे निकालो, कैसे भी निकाल लो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट मतलब कि। ठीक है, एक्सेस में तो हो जाएगा 0.25, और वाई एक्सेस में ये हुआ 0.25 √3। ठीक है, ये चीज़, तो अब हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें ही, मतलब सॉल्यूशन है शायद ये, हाँ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए, तो हम अब निकालते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x2 कितना है, ये वाला केस है ना, x2 है 0.5 प्लस m3 यानी कि 200 ग्राम है। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राम लेके चलते हैं, इनटू डिस्टेंस x3, इसकी पोजीशन x में देखना है हमें 0.25, है ना, अपॉन m1 यानी कि आपका 100 प्लस 200 प्लस 150, है ना। इस तरीके से आप एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सॉल्यूशन अब देख लेते हैं, ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो ये जो है 0 हो जाएगा, दिख रहा है आपको, इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। ऐसे ही वाई एक्सेस का निकालेंगे। अब मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हुए जा रही है वैसे भी। ठीक है, इस तरीके से मतलब हम निकालते हैं। ऐसे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगुलर लेमिना, एक ट्राइंगुलर लेमिना दे दिया, आप इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। अब ट्राइंगुलर लेमिना का हमें पता है कि अब ये तो बहुत मतलब टिपिकल सा हो गया कि कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास निकालो। तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल रेक्टेंगल्स में। और रेक्टेंगल्स का क्या पता है हमें, बिल्कुल बिटवीन में होता है उसका सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने डिवाइड करा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इसको बिल्कुल छोटा सा
ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे जो भी हम लेंगे ये सारे रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे, सारे के सारे रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे, है ना। बहुत पतले पतले स्टेप्स हम कट करेंगे कि रेक्टेंगल्स सा ही लगे, है ना। और हमें पता है अब इस पॉइंट से जो सारे रेक्टेंगल्स हैं उनका बिटवीन वाला पॉइंट यानी कि मिडिल वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे पास मीडियन बन जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ से भी एक ड्रॉ कर लेंगे मीडियन, एक यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, वो जहाँ पे कट हो रही होगी वही आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और केस लेते हैं, इसको और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने मास के बारे में बात की थी, तो अब अगर ऐसा केस आ रहा है कि अब जैसे एल शेप में हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है कहाँ है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, पहले तो एक हमारा जो है एक्सेस की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए, कोशिश ये करते हैं। तो हमारा एक्सेस की तरफ आ गया, जो हमारा काफ़ी पार्ट एक्सेस पर आ गया है ना। तो उससे क्या है, हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो हो जाते हैं, इसके लिए ये बेनिफिट हो जाता है, बस ये वाली बात है। अदरवाइज़ और कोई नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है नहीं तो कैलकुलेशन में, ठीक है। अदरवाइज़ 0 0 ईजिली सॉल्व हो जाएगा ना। तो हम एक्सेस पर लाने की कोशिश करते हैं। अब एक्सेस पर रखा हुआ है तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एल शेप का हमने मान लिया। अब इसमें ना ये बताया हुआ है कि 3 kg का मास है, मतलब 3 kg मास का लेमिना है और एल शेप का है, ठीक है। ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा 2m दिया हुआ है, 3 kg का है ये मैंने बोला। मैं बात कर रही थी सेंटर ऑफ मास, मतलब कि पूरा 3 kg है, इट मीन्स मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड से मतलब है, मैं अभी आपको बात कर चुकी थी शायद इसके बारे में, करा भी था, हाँ ध्यान है कि जैसे अगर एक दो ही पार्टिकल है, एक है m दूसरा है 2m, तो सेंटर ऑफ मास का जो मास होगा वो 3m होगा, इस कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो आएगा। ऐसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है एल शेप का है, अब मैंने क्या किया, इसको इक्वल मतलब सिमेट्री में डिवाइड कर लिया। सिमेट्री में डिवाइड करने का क्या मतलब है, मैंने 3 स्क्वायर से फॉर्म में इसको कट कर लिया। तो अब ये 2 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 0 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये 0 2 हो गया वाई एक्सेस में, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। अब ये अगर हम बात करें, ये पूरा जो है क्या होगा, ये इक्वली डिवाइड करेंगे, ये पूरा हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 1, ये हो जाएगा 1 1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स पहले तो लिख देने हैं, हमें ज़रूरत है ना x1 y1 ये इसकी चीज़ों की, x और y की, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये क्योंकि हमारा हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो क्या फ़ायदा है, हमने देखा कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म हो रही है और सिमेट्री का तो हमें पता ही है कि सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस पे, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। तो इन मासेस, अब हमें क्या करना है, बस अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना हमारा मास, हमारा जो 3 kg है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि यहाँ पे होगा 1m, यहाँ पे भी 1m, वहाँ यहाँ पे भी, मतलब 1 kg 1 kg 1 kg, 3 kg है ना पूरा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेंटर ऑफ मास पे जो मास है 1 kg है, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 1 kg, तो 3 मासेस हैं, बस अब कुछ नहीं सोचना, अब 3 मासेस हैं।